जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग देखेंगे SSC GD, यानी कि अगर आपकी SSC GD की परीक्षा से डर लग रहा है, आपकी तैयारी कम है या बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं कहूँगा आज की इस वीडियो के माध्यम से साथियों जो टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे और आप कहोगे कि पेपर भाई मैं भी पास कर सकता हूँ। यानी कि बहुत कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपके सामने पेश करूंगा और आप देखेंगे कि भाई चारों विषयों का जो निचोड़ है, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और हिंदी के साथियों वो क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। तो इन सभी सवालों को देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुपरफास्ट तरीके से आज की इस क्लास की स्टार्ट करते हैं और आगाज़ करेंगे एक बेहतर अंदाज में। तो चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा कि उष्ण का विलोम साथियों क्या हो रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को साथियों ध्यान रखना है कि उष्ण का विलोम साथियों शीतल होता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर गर्म का विलोम पूछा जाए तो साथियों ठंडा बताते, और अगर शीतल का विलोम पूछा जाए तो आप साथियों जो है उष्ण बताते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि दुष्काल में भूख से मरने की अवस्था हो जाती है, ये शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द का यूज करिए। तो यहाँ पर साथियों जो भूख से मरने की अवस्था होती है ये नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो यहाँ पर भूखमरी की अवस्था होती है ये आपका राइट आंसर होता है। आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जो आपसे पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि यहाँ पर सब्ज बाग दिखाना का मतलब क्या होता है, हरियाली दिखाना या दशा सुधारना या अपने अपने सुनाना। अगला को बोला जा रहा है ऑप्शन की अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो आपका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि अध्यात्म कैसे लिखा जाए, अध्यात्म, तो यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अध्यात्म, ऐसे आपको लिखना है। मैं आपको स्क्रीन बोर्ड के माध्यम से बता रहा हूँ। चलिए देखिए अध्यात्म जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आध्यात्मिक कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे साथियों आध्यात्मिक लिखा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों प्रकट हो रहा है, देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए कहा क्या जा रहा है कि यहाँ पर दिए गए वाक्यांश में, यानी कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि दूध लीटर की नाप से बिकता है। तो यहाँ पर साथियों नाप नहीं आना चाहिए, यहाँ पर साथियों दूध लीटर की माप से बिकता है, यानी कि नाप की जगह पर साथियों माप आना चाहिए। उसके बाद साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा क्या जा रहा है साथियों कि यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि यहाँ पर अगर विदुषी की बात करें, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए साथियों, एक होता है आपका विद्वान और एक होता है आपका स्त्री। आप कहा जाए कि अगर कोई स्त्री है वो विद्वान है, तो विद्वान स्त्री थोड़ी ना बोला जाता, उसको साथियों विदुषी बोला जाता है। यानी कि जिस स्त्री को ज्ञान होता है बहुत ज़्यादा, उसको कहीं ना कहीं विदुषी बोला जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहा क्या जा रहा है कि विष उगलने का मतलब क्या होता है। यानी कि बुराई का प्रचार करना या हानि पहुंचाना या क्रोध करना या द्वेषपूर्ण बात करना। बिल्कुल साथियों यहाँ पर द्वेषपूर्ण बात करने को ही एक तरीके से बोला जाता है कि विष उगलना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है कि हमारे शिक्षक प्रश्न है, मतलब अब इस यहाँ पर आपको खाली जगह पर है की जगह पर, यानी कि हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं या पूछवाते हैं या आपसे पूछते हैं या कहते हैं। तो मैं कहूँगा पूछते कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे। यानी कि पूरा वाक्य कैसे बनेगा कि हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि जो साथियों कम खर्च करने वाला होता है उसको क्या बोला जाता है। एक बात करें, अगर आपसे साथियों
अतिव्ययी के बारे में बात की जाए, यानी कि जो साथियों आपका जो धन उड़ाता है, मतलब कि जो धन उड़ाता है बेकार में, उसको अतिव्यय बोला जाता है, और जो कम खर्च करता है उसको साथियों मितव्यय बोला जाता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए। अगर आप साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो साथियों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा आपसे जा रहा है कि मतलब कि दिए गए वाक्य में आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोला जाता है साथियों, ये बताना है। यानी कि जो एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो, एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो, उसको साथियों क्या बोला जाता है, उसको साथियों सहोदर बोला जाए। अगर सहोदर की बात करें उसको सगा भाई भी कह सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि एक ही गर्भ से जो पैदा हुआ हो उसको सहोदर बोला जाता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बोला जा रहा है कि आंख में कौन गिर गया ये होना चाहिए, त्रुटि का परिचय देना है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो कौन शब्द है ये साथियों आपका सही नहीं है। यहाँ पर क्या आना चाहिए ये आपको बताना है। चलिए बताइए क्या आना चाहिए, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होता है। देखिए आंख में कुछ गिर गया है ये होना चाहिए, तो कौन क्या है ये कहीं ना कहीं आपका सर्वनाम है, और यही आपका क्या होता है करेक्ट आंसर हो जाता है ये आपका। और चलिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा आपसे जा रहा है कि प्रत्येक कार्य को फूंक फूंक कर करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें फूंक फूंक कर करने का मतलब क्या होता है, मतलब कि फूंक फूंक कर करने का मतलब ये होता है कि जल्दी से कार्य करना नहीं, किसी कार्य को करने को देना, आलस करना, या अच्छी तरह से सोच कर कार्य करना। कहा जाता है कि अच्छी तरीके से सोच कर कार्य करना, यानी कि आप फूंक फूंक कर कार्य करना। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है, आंसर उनका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों आ चुका है। पूछा आपसे जा रहा है क्या कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसका कोई अंग बेकार हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कुपोषित की बात करें, यानी कि कुपोषित का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसको सही पोषण ना मिला हो, यानी कि सही तरीके का पोषण ना मिला हो, उसको क्या बोला जाता है साथियों, उसको बोला जाता है भाई साथियों कुपोषित हैं। अगर अनाथ की साथियों हम बात करें, यानी कि जिसके माता पिता ना हो, आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिए सवाल आपका यहीं से बनेगा। एक तरीके से बात करें यानी कि अनाथ जिसके माता पिता ना हो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है साथियों अनाथ। क्या, अनाथ। अब यहाँ पर वंद की जब हम बात करते हैं इसका मतलब ये होता है जो स्त्री है जो संतान जिसकी ना हो, मतलब कि एक ऐसी स्त्री जिसकी संतान ना हो उसको क्या बोला जाता है साथियों, उसको वंध्य बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे उसको साथियों वंध्य बोला जाता है। लेकिन साथियों जिसका कोई अंग बेकार हो उसको साथियों क्या बोला जाता है, उसको विकलांग बोला जाता है। जिस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए साथियों, बोला जा रहा है कि पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम होना चाहिए, या जानने का सशक्त माध्यम होना चाहिए, या सुज्ञान प्राप्त करने का, या समझ का। तो मैं कहूँगा आपका यहाँ पर ज्ञान प्राप्त बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है, यानी कि पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है, ये होना चाहिए। उसके बाद साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि गमन का विलोम क्या होता है। देखिए अगर यहाँ पर साथियों बात करें गमन का विलोम, क्या, गमन, तो गमन का विलोम साथियों आगमन हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, आगमन। यानी कि अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर साथियों आपसे आने का विलोम पूछे तो आपको जाना बता देना है। और अगर उसी प्रकार बात करें साथियों कि प्रस्थान का विलोम अगर आपसे पूछे, क्या, प्रस्थान का विलोम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता देंगे, यानी कि आपको आगमन ही बता देना। अब उसके बाद देखते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल। क्या कहा जा रहा है, कुछ नहीं है, इसमें बोला जा रहा है कि आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। इसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, यानी कि केवल विद्या प्राप्त होगी, यहाँ पर क्या आना चाहिए, केवल मात्र विद्या प्राप्त होगी, या आज से उसका लक्ष्य शेष विद्या प्राप्त की होना चाहिए। मैं कहूँगा नहीं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, बदलाव की आवश्यकता है, केवल विद्या प्राप्त होगा। तो अगर हम इसको साथियों हटा दें यानी कि तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि आज से उसका लक्ष्य विद्या प्राप्त होना है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कहा क्या जा रहा है कि सूखा पड़ने के कारण, यानी यहाँ पर सूखा पड़ने के कारण जो है
फसल कम है। यहाँ पर साथियों सूखा पड़ना सही लिखा हुआ है, या यहाँ पर साथियों फसल कम है, तो कम की जगह पर यहाँ पर साथियों हुई है होना चाहिए। यानी कि दिक्कत आपका ऑप्शन नंबर 3 में है और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों पूछा आपसे जा रहा है कि वानर का समानार्थी शब्द इसमें क्या हो सकता है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों वानर की, वानर का मतलब होता है साथियों बंदर। क्या होता है? बंदर। बंदर को साथियों वानर बोला जाता है। बंदर को साथियों कपि भी बोला जाता है और बंदर को कपीस भी बोला जाता है। ये साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा साथियों इसको मरकट भी बोला जाता है बंदर को। यानी कि आंसर आपका जाएगा वानर का समानार्थी शब्द आपका कपि हो जाता है। ये बात आपकी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर साथियों अगर मधुकर का पर्यायवाची पूछ लिया जाए, समानार्थी पूछ लिया जाए, तो मधुकर का मतलब साथियों भौरा बोला जाता है। यानी कि भौरे को मधुकर बोला जाता है। उसके अलावा अगर मधुकर की बात करें तो इसे मधुप भी बोला जाता है, या मधुप भी बोलो या मधुकर बोलो, मधुक कह लो या साथियों मिलिंद बोल दो। मिलिंद भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिलिंद भी कह सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों गज का मतलब क्या होता है? गज एक तरीके से साथियों हाथी को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? हाथी को बोला जाता है। हाथी की अगर बात करें तो हाथी को साथियों हस्ती भी बोला जाता है और हाथी को गजेंद्र भी बोला जाता है। क्या? हाथी को गजेंद्र और हाथी को जो है गयेंद्र भी बोला जाता है। गयेंद्र, ये जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों मनुज का मतलब क्या होता है। मनुज की जब हम बात करते हैं माँ से मनुज और माँ से मनुष्य, यानी कि मनुज का मतलब होता है मनुष्य। क्या होता है? मनुष्य। और मनुष्य को और क्या क्या बोला जा सकता है? मनुष्य को आदमी भी बोल सकते हो। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आदमी आपके ऑप्शन में है तो आदमी लगा देना। इसको नर भी बोल सकते हैं। और मानव, मनुष्य मानव हो गया और मनुष्य हो गया, सेम चीज है। उसके अलावा मानुष भी बोला जाता है। क्या साथियों? मानुष भी बोला जाता है। तो इतनी जानकारी आप लोग साथियों याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि शुद्ध वर्तनी वाले जवाब को आपको पहचानना है और आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। ये लिखा हुआ है साथियों कुछ तृतीय, मतलब ये साथियों कुछ गलत लिखा हुआ है। जैसे तृतीय कैसे लिखा जाता है? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। क्या कुमुदनी सही लिखा हुआ है? यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका साथियों क्या होता है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अब यहाँ पर कार्यवक्रम लिखा हुआ है, ये साथियों यहाँ पर कार्यक्रम होना चाहिए, इसको गलत तरीके से लिखा गया है। चलिए ये बात भी साथियों क्लियर हो गई। अब यहाँ पर साथियों प्रोढ़ लिखा हुआ है, प्रोढ़ नहीं होता है साथियों, यहाँ पर होता है प्रौढ़ शब्द होता है। यहाँ पर औ की मात्रा लगेगी। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आपका आंसर नंबर ए के साथ है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से पूछा जा रहा है कि विहंग का पर्यायवाची नहीं। देखिए विहंग का मतलब होता है साथियों यहाँ पर पक्षी। क्या होता है? विहंग। विहंग को साथियों पक्षी बोलते हैं। अगर विहंग की बात करें तो ये चिड़िया को भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है साथियों? अगर विहंग की बात करें साथियों इसको खग भी बोला जाता है। तो पंछी भी कह सकते हैं, पक्षी भी कह सकते हैं और खग भी कह सकते हैं, और यहाँ पर केहरी नहीं कहा सकता है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब साथियों 20 सवाल आपने देखे पूरे के पूरे हिंदी के। अब बताइएगा साथियों 20 सवालों में से कितना स्कोर आपका रहा। और उसके अलावा अब 20 सवाल देखेंगे जीएस के, और इसमें से 4-5 क्वेश्चन होंगे आपके करंट अफेयर के। तो इन सभी सवालों को आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि जीके और जीएस के करंट अफेयर के सवाल आपको बहुत सारे डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से इन सभी सवालों को आप लोग देखेंगे। चलिए इस सवाल को देखिए साथियों और बताइए इस सवाल का सही जवाब आपका क्या हो सकता है। कह रहा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध है। यानी कि अब यहाँ पर देखिए जब हम बात करते हैं क्या कि संविधान का एक भाग है साथियों भाग 4। कौन सा? भाग 4। अब इस भाग में साथियों कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर साथियों अनुच्छेद 51 तक। यानी कि इस अनुच्छेद की बात करें वहां पर एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 45। यानी कि अनुच्छेद 45 में एक बात लिखी हुई है कि जो भी 6 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, एक तरीके से
6 वर्ष की आयु है उनकी, उनको प्रारंभिक बाल अवस्था दी जाएगी, उनको जो शिक्षा है वो एक तरीके से दी जाएगी। और इनकी प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद साथियों 45 में। इसलिए सवाल का जवाब आपका जो जाएगा अनुच्छेद 45 हो जाएगा। और एक बात और साथियों मैं आपको बता दूं, 2002 की अगर बात करते हैं और यहाँ पर 86वें संविधान संशोधन की बात करें तो जो साथियों प्रारंभिक शिक्षा का एक तरीके से जो दी जाएगी, इसको एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के ए के तहत। अब शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 21 ए के तहत। ये कब किया गया था? ये साथियों 2002 में किया गया था। कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? 86वें संविधान संशोधन में किया गया था। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों कहा जा रहा है कि ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक साथियों चार्ल्स डिकेंस हैं और जिसको बोला जाता है साथियों ओलिवर ट्विस्ट। यानी कि राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है क्या कि पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? यानी कि पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पोटेशियम और कैल्शियम और लिथियम। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक तो आपको के बताना है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं पी किसका रासायनिक प्रतीक है तो ये साथियों फास्फोरस का है। किसका? फास्फोरस का। आप लोग ध्यान रखेंगे फास्फोरस का रासायनिक प्रतीक आपका पी है। अगर हम सी ए की बात करते हैं तो ये साथियों किसका है? ये साथियों कैल्शियम का है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है तो आपसे पूछा जाए तो सी ए बताता। जब आपसे पूछा जाए कि लिथियम का रासायनिक प्रतीक है तो आपसे पूछा जाए तो ये आपको बताना है एल। अगर हम कैडमियम की बात करें यानी कि कैडमियम का रासायनिक प्रतीक आपसे पूछा जाए तो आपको सी बता देना है। और अगर तांबे का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो आपको साथियों Cu बता देना है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल करंट अफेयर का है। पूछा आपसे जा रहा है कि जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों टोटल जो सतत विकास समाधान नेटवर्क जो थे उसमें कितने देश थे? उसमें साथियों 166 देशों की लिस्ट यहाँ पर थी, जिसमें से साथियों पहले नंबर पर जो देश रहा है वो साथियों कौन सा रहा है? वो साथियों फिनलैंड रहा। अगर हम बात करें साथियों भारत की तो भारत की साथियों रैंक जब पूछे तो 109वीं रैंक अपने भारत की रही है। कौन सी रही है? 109वीं रैंक। ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सतत विकास रिपोर्ट 2024 में पहले नंबर पर कौन था तो आपसे बताना है कि फिनलैंड। टोटल कितने देश थे तो आपको बताना है 166। भारत की कौन सी रैंक रही तो आपको बताना है 109वीं रैंक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है साथियों कि वैदिक कालीन चतुर आश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस पद का प्रावधान किया गया है? मुझे बताइए। देखिए अब यहाँ पर साथियों आया है पारिवारिक अवधि के लिए। जब हम साथियों बात करते हैं पारिवारिक अवधि के लिए तो यहाँ पर सन्यास का थोड़ी ना जो है प्रावधान किया गया है, ना ब्रह्मचर्य का और ना वानप्रस्थ का। यहाँ पर साथियों गृहस्थ का बोला जाएगा, क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक तरीके से उसको सबसे पहले क्या दिया जाता है? उसको साथियों एक तरीके से आश्रम होते हैं। जैसे कि शुरुआत में लगभग 15, 16, 17, 18 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, उसमें वो ब्रह्मचर्य पर रहता है। उसके बाद वो साथियों गृहस्थ आश्रम पर जीता है, शादी वादी करेगा, बच्चे होंगे। उसके बाद साथियों वो क्या होता है? वानप्रस्थ आश्रम में जाता है। जैसे कि आपको अपने घर की वो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, गृहस्थ आश्रम में वो अपने घर की जिम्मेदारी उठाता है, देखता भालता है। और वो वानप्रस्थ में जब जाएगा तो वो घर की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, ठीक है। और सन्यास आश्रम उसको फिर सबसे लास्ट में मिलता है। कुल मिला के 4 जो आपके आश्रम होते हैं उसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल, यानी कि अपने वर्धक काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा अनिवार्य होनी चाहिए? ये आपको बताना है। तो कितनी होती है साथियों? 50 से 125 सेंटीमीटर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला साथियों देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सिख धर्म के जो 6ठे गुरु थे इसमें से आपका नाम इनका पूछा जा रहा है। अच्छा यहाँ अब आपके कई सारे सिख धर्म से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं
वो सारे सवाल मैं आपको बता दूं। देखिए पहले सिख कौन थे, वो आपके कौन थे, गुरु नानक थे। यहाँ पर देखिए, अच्छा एक सवाल आपसे पूछा जाए वो भी मैं आपसे बता दूं, मतलब कि आपसे पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। क्या सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है। तो आपको साथियों क्या बताना है, वहां पर आपको साथियों गुरु नानक देव बताना है। अब आपसे पूछा जाए सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे, तो उनका नाम था साथियों क्या, इनका नाम था साथियों गुरु अंगद। आप लोग ध्यान रखेंगे। एक सवाल आपसे पूछा जाता है साथियों कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन हैं। यानी कि अगर आपसे एग्जाम से पूछा जाए कि गुरु लिपि जो लिपि है इसके जनक कौन है, तो यहाँ पर गुरु लिपि के जनक आपसे अगर पूछा जाए तो यहाँ पर गुरुमुखी आप यहाँ पर कर लेंगे क्या, सॉरी, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर गुरु अंगद का नाम बताना है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों तीसरे गुरु की जब हम बात करते हैं तो उनका नाम साथियों अमरदास था। क्या था, अमरदास था। इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन चौथे गुरु का नाम अगर पूछा जाए तो इनका नाम साथियों रामदास था। और अगर इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि अमृतसर के संस्थापक, यानी कि अमृतसर के संस्थापक आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या बता देना है, रामदास, यानी कि गुरु रामदास का नाम बता देना। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि पांचवें गुरु कौन थे, तो वहां पर अर्जुन देव थे। और छठे गुरु कौन थे साथियों, छठे गुरु की यहाँ पर बात करते हैं साथियों, वो हरगोविंद थे। कौन थे, हरगोविंद की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों छठे गुरु थे। तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की, तो यहाँ पर अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद जी ने ही की। किसने की, हरगोविंद जी ने ही की। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जो लड़ाकू अवशेष आपसे पूछा जाए कि किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में बदला, तो आपको बताना है हरगोविंद जी ने। तो चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, देखिए और बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए देखिए, कह रहा कि आदि कैलाश पर्वत में ये जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये साथियों आपका उत्तराखंड में है। और अगर आपसे आदि कैलाश भी पूछा जा सकता है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छोटा कैलाश, तो एक तरीके से आप लोग याद रखेंगे कि आदि कैलाश को ही क्या बोला जाता है, छोटा कैलाश। और अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि बाबा कैलाश, यानी कि बाबा कैलाश कह लो या एक तरीके से छोटा कैलाश कह लो या आदि कैलाश कह लो, ये एक ही नाम है, यानी कि अलग अलग नाम है। और इसी को साथियों शिव कैलाश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, इसको शिव कैलाश भी बोला जाता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए छोटा कैलाश कहाँ पर है, तब भी उत्तराखंड में, बाबा कैलाश तब भी उत्तराखंड में, और शिव कैलाश तब भी, क्योंकि ये तीनों एक ही कैलाश के नाम। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा क्या जा रहा है कि जून 2024 में आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये साथियों कौन था, ये आइसलैंड जो है आपका शीर्ष पर रहा। ये साथियों आज से नहीं, ये साथियों पिछले जो है आपके 15 वर्षों से, यानी कि पिछले 15 वर्षों से ये आपका लैंगिक अंतराल सूचकांक में ये शामिल रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है कि चैतन्य जिन्हें श्री गौरांग के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ के एक लोकप्रिय वैष्णव संत थे, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए ये कहाँ के थे, ये साथियों पश्चिम बंगाल के थे, यानी कि वेस्ट बंगाल के थे। उसमें एक जिला है साथियों नादिया, जिसका नाम है नादिया, उसमें ये रहते थे, जिनका नाम था चैतन्य, और ये श्री गौरांग के नाम से जाने जाते हैं। और ये पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के लोकप्रिय वैष्णव संत थे। ये आपको राइट आंसर आपको बताना है नादिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं। देखिए बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है, ये आपको कुल मिलाकर बताना है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है बताइए। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है पेशेवर बैडमिंटन की। अगर बात करते हैं साथियों साइना नेहवाल की, तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और श्रीकांत किदाम्बी ये भी हैं। अगर सानिया मिर्जा की बात करें, ये तो साथियों टेनिस के खिलाड़ी हैं। किसके हैं, टेनिस के खिलाड़ी। और पीवी सिंधु भी बैडमिंटन के खिलाड़ी। तो मैं कहूँगा इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर किसी के साथ जाएगा, क्योंकि ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये 4 प्रमुख शहरों के नाम
जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का एक हिस्सा है। तो किसकी बात चल रही साथियों, यहाँ पर भारत माता की बात चल रही है, सॉरी भारत माला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, देख लीजिएगा। उसके बाद साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहा कि ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग होते हैं। तो साथियों ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग होते हैं, कौन कौन? लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है, हरा होता है और काला होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, कुल मिलाकर अगर बात करें साथियों, यहाँ पर काला जो होगा ये आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उसके अलावा साथियों आपसे एक सवाल और पूछा जाता है, जो ओलंपिक खेलों के प्रतीक हैं ये साथियों डिज़ाइन किसने किया इनको? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो संस्थापक थे जिनका नाम पियरे डी कुबार्टिन था, यही ओलंपिक खेलों के प्रतीक को डिज़ाइन किया था। तो ये भी सवाल आपसे हो सकता पूछ लिया जाए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथियों अगले नंबर का सवाल पूछा आपसे जा रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21वीं का क्या अर्थ है? तो इसको बताना साथियों ये 21वीं सदी है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोला क्या जा रहा है कि भारत के संविधान को सभा को राष्ट्रगान ने निम्नलिखित में किस वर्षों में अपनाया? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया है? तो 1950 में जो है अपनाया गया। तो बात करें अगर जनगण मन जो है ये आपका किस भाषा में लिखा गया है? तो ये साथियों बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। और एक तरीके से बात किया जाए कि बांग्ला जो आपका जो राष्ट्रगान है ये आपका अपनाया कब गया? तो 24 जनवरी 1950। और अगर बात करें राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो आपको बताना है 52 सेकंड। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे जा रहा है कि धौलागिरी में स्थित एक हिमालय पर्वत चोटी है, जो ये साथियों जो है आपका नेपाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है, आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों तकरीबन यहाँ पर साथियों 40 सवाल देखेंगे जीके करंट अफेयर के। उसके अलावा साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन मैथ के होंगे। तो अगर इस सवाल की बात करें साथियों कि कहाँ पर संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था, तो मैं कहूँगा फैजपुर आपका राइट आंसर हो जाता है। ये फैजपुर में संपन्न हुआ जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन, जो पिछले ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है कि वारली है यहाँ पर साथियों, ये क्वेश्चन थोड़ा वारली लिख लेना, यानी कि वारली चित्रकला डैश के वाली जो वारली जनजाति लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है। यहाँ पर वाली की जगह पर साथियों वारली लिख लेना। तो ये आपका साथियों यहाँ पर महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि वारली जो चित्र कला है ये महाराष्ट्र के वारली जनजाति के द्वारा की जाती है और वहाँ के आदिवासी कला की एक शैली है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपका कैल्शियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा क्या जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह आपको ध्यान रखना है और आपको बताना है। चलिए यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, यानी कि अपने भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है, तो 159वां स्थान मिला है। कितने देशों में से? 180 देशों में से 159वां स्थान मिला है। अगर आपसे पूछा जाए शीर्ष पर कौन रहा है, तो यहाँ पर नॉर्वे शीर्ष पर रहा है, यानी कि स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर रहा है और 159वें स्थान पर आपका जो है भारत रहा हुआ है। अब यहाँ पर साथियों हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे और मैं कहूँगा इन रीजनिंग के क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग का पहला सवाल है, कह रहा है कि एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं। छात्र बी का रैंक योग्यता क्रम नीचे से 41वां है और कह रहा है कि ऊपर की ओर से छात्र बी का क्रम क्या है, यानी कि रैंक का क्रम आपसे पूछा है। मान लीजिए कुछ साथियों रैंकर्स हैं, ऐसे करके कुछ स्टूडेंट। ये कुल छात्र कितने हैं साथियों? ये आपसे 60 बताए गए और आपसे बताया गया कि नीचे से किसी का भी रैंक ए का बी
और बी का रैंक जो है 41वां बचाया गया। अगर आपसे पूछा जाए ऊपर से इसकी रैंक क्या होगी, तो इन दोनों को आपको साथियों घटाना है और उसमें एक जोड़ देना है। इन दोनों को आपको घटाना है और उसमें एक जोड़ देना है। तो साथियों आपसे पूछा जाए कि 60 माइनस 40 एक तरीके से 20 हो जाएगा, यानी कि बी का रैंक साथियों ऊपर से कितना होगा, ये साथियों 20वां होगा और यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यानी कि जितने रैंकर्स हो सबको जो है वो घटा लीजिए और उसमें से प्लस कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर सबको घटाइए और वहाँ से प्लस करिए। और जब यहाँ पर इनको प्लस करोगे, एक माइनस करोगे, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, ये आपको क्लियर दिख रहा है कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपसे बोला गया कि ये आपका बी है और फिर डी है, फिर 9 है, फिर एस है, फिर के है, फिर सी है। इसको बताना है आपको दर्पण में कैसा दिखेगा। तो सी की बात करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, और के की बात करें तो कुछ के ऐसा दिखेगा। अगर एस की बात करें तो एस कुछ आपका ऐसा दिखेगा, और अगर ई की बात करें तो ये के की बात करें तो ये हो चुका है और ये आपका ऐसे दिखेगा। 9 की बात करें तो 9 आपका ऐसे दिखेगा, और अगर डी की बात करें तो ऐसा दिखेगा, और सी आपका जो है ऐसा दिखेगा। तो अगर राइट आंसर की बात करें साथियों, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। अगला देखिए साथियों, ये कौन सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है आपको बताना कैसे है कि ये जो के लिखा है, क्या यहाँ पर साथियों मैं आपको समझाता हूँ। क्या साथियों, सबसे पहले के है, फिर एक तरीके से खाली जगह होना चाहिए, और खाली जगह ये है, फिर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, फिर खाली जगह, फिर एस टी के एम, फिर खाली जगह, फिर आर एस टी, फिर आपका जो है आपका खाली जगह, फिर एम टी आर एस, फिर आपका खाली जगह। क्या है साथियों? आपका खाली जगह है। और फिर साथियों क्या है? एम टी आर एस, उसके बाद साथियों खाली जगह, फिर के एम, फिर आपका जो है खाली जगह, फिर आपका आर एस टी। तो आपको बताना है साथियों यहाँ पर क्या बताना है, अब यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। देखिए सबसे पहले इनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 24 हैं। तो ये समझ में आ गया। मैं कहूँगा कि 6 का पेयर बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग हो गया। आप देखोगे साथियों अंत में क्या आ रहा है? आर एस टी आ रहा, आर एस टी है, आर एस टी है, आर एस टी। तो यहाँ पर अगर आर लिख देते हैं तो आर एस टी हो जाता है, और यहाँ पर अगर टी लिख दे तो यहाँ पर आर एस टी हो जाएगा। और आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं के एम है, के एम यहाँ पर भी है, के एम यहाँ पर भी है। और अगर बात करें साथियों यहाँ पर कि के एम टी और आर एस टी, के एम टी आर एस टी, के एम टी आर एस टी, के एम टी आर एस टी। तो आपको अगला काम करना है कि आपने यहाँ पर कौन कौन से लेटर लिखे। आपने एम लिखा था, आपने आर लिखा था, आपने टी लिखा था, फिर के लिखा था, फिर टी, फिर टी। ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा था कि एम आर टी के डबल टी? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को साथियों देखिए और आप लोग भी मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि FAMILY को QXVJST लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि FILMY को क्या लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि जो F होता है ये साथियों आपका 6 पर होता है। किस पर होता है? ये आपका 6 पर होता है, और ये आपका A 1 पर होता है, M 13 पर होता है, और ये 9 पर होता है, और ये 25 पर होता है। ये आप लोग देख लेना, और मैं ओरल बोल रहा हूँ, आप लोग सुन लेना और अपने नोट्स बुक पे लिख लेना या कॉपी रब पर। देखिए जो क्यों होता है आपका, ये साथियों 17 पर होता है, और ये जो एक्स होता है ये आपका 24 पर होता है, और बी आपका 2 पर होता है, फिर ये जे होता है 10 पर, फिर आपका एस 19 पर, और डी आपका 4 पर। तो ये आपका हो गया इसका नंबर आर, यानी कि यहाँ पर ये लॉजिक जो है, यानी कि ये लॉजिक काम नहीं करेगा। देख लीजिए 1 मिनट। देखिए यहाँ पर 6 है, एफ आता है आपका 6 पर, और ए आपका 1 पर आता है, एम 13 पर आता है, फिर 9 पर आता है, फिर 12, फिर 25। ये लगेगा ही नहीं, लॉजिक ये लगेगा नहीं। आपसे पूछा क्या क्रॉस वाला है? देखिए LY यहाँ पर है साथियों,
और एल वाई यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्यू एक्स है। देखिए एल 12 और वाई आपका 25 पर होता है, वाई आपका 24 पर होता है। अगर साथियों एक काम करिए, यहाँ पर जो लेटर हैं, यहाँ पर जो लेटर हैं तो वही वाले लेटर यहाँ पर, तो एफ का कोड यहाँ पर साथियों क्यू है, तो क्यू यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। बात करें आई का कोड, तो आई का कोड यहाँ पर साथियों जे है, तो क्यू जे हो जाएगा। और उसके बाद साथियों एल का कोड यहाँ पर, एल का कोड यहाँ पर साथियों एस है, तो एस आ गया। और एम की अगर बात करें तो एम का कोड आपका बी है, और वाई की अगर बात करें तो वाई का कोड यहाँ पर डी है। तो मैं कहूँगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। कहना क्या है कि ये फैमिली लिखा हो, इसका कोड ये दिया हुआ है, ये वाला कोड है, इससे मैच करके आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल पूछा आपसे जा रहा है क्या साथियों, कि ए यू है, फिर बी ओ है, फिर सी एल है, फिर डी ई है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है डी ई के बाद कौन से दो लेटर आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ए से बी हुआ है, बी से ए से बी हुआ है, बी से सी हुआ है, सी से डी हुआ है। और फिर आपका आंसर की बात करें, ए आपका ई से आपका क्या आ जाएगा आज। अगर इधर से बात करें यू से ओ, और ओ से आई, आई से जो है ई, यानी कि ई, और फिर यहाँ से बात करें ए। तो आपने पढ़ा होगा वावेल, वावेल आपका क्या होता है, ए ई आई ओ यू, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि सॉरी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्या कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें स्थान पर है और दाईं ओर से 33वें स्थान पर है। यानी कि एक ये पंक्ति है, अगर मानसी की बात करते हैं तो ये मानसी हैं, ये बाईं ओर से 29वें स्थान पर हैं। अगर इधर से इसको काउंट किया जाता है तो 33वें स्थान पर हैं। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो साथियों इन दोनों नंबर्स को जोड़ो और उसमें से एक घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 33 + 28 कितना होता है साथियों, ये आपका 61 होता है। क्या 61 आंसर होता है? मैं कहूँगा बिल्कुल। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, आपका राइट आंसर आपका 61 हो जाता है। ये आप लोग हल देख लेना। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है साथियों, क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जाता है उस बेन आरेख का चयन करिए जो निम्नलिखित वर्गों में से वर्गों के बीच को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है। अब बोला क्या चाह रहा है साथियों, यानी कि उसमें विद्यार्थी, खिलाड़ी और क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। यानी कि अब देखिए यहाँ पर खिलाड़ी शब्द आया है, तो खिलाड़ी मान लीजिए साथियों ये हो गए। अब खिलाड़ियों के अंदर तो ही क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे, और खिलाड़ियों के अंदर फुटबॉल के खिलाड़ी होती है और टेनिस के खिलाड़ी होते हैं। तो बड़ा वाला ये साथियों खिलाड़ी हो जाएगा और अंदर वाला क्रिकेट के खिलाड़ी हो जाता है। और विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी मान लीजिए मैंने ये बनाया, तो कुछ विद्यार्थी हो सकता हो खिलाड़ी हो किसी भी गेम के, और कुछ हो सकता हो क्रिकेट के खिलाड़ी हों, और कुछ विद्यार्थी साथियों हो सकता है कोई गेम ही ना खेलते हों। तो कुल मिला के ऐसा आरेख कहाँ पर बना है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का सवाल क्या है। कहा जा रहा है कि सभी लड़के स्नातक हैं और सभी स्नातक विवाहित हैं। मान लीजिए साथियों ये आपके लड़के हो गए, तो बोला क्या जा रहा है कि सभी बॉयज़, क्या ये सभी बॉयज़ आपके स्नातक हो गए, क्या स्नातक, और सभी स्नातक की बात करें तो ये साथियों विवाहित हो जाते हैं। और अब निष्कर्ष पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत। कह रहा है कि सभी लड़के विवाहित हैं, बिल्कुल सभी लड़के विवाहित हैं। उसके बाद सभी स्नातक विवाहित हैं, बिल्कुल सभी स्नातक भी विवाहित हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों निष्कर्ष सही हैं, ऐसा निष्कर्ष ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। निष्कर्ष ए और दो दोनों अनुसरण करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर अगर बात करें साथियों की गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जो एडजरेट संकेतों के स्थान पर क्रमिक रूप से आ सकते हैं और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, जो प्लस गुणा बराबर और एक तरीके से भाग और एक तरीके से माइनस, ये बराबर ही आएगा। और यहाँ पर बात करते हैं, इसकी बात करें तो ये तीनों नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 13, 4, 5 और 57, अगर इस ऑप्शन की बात करें तो प्लस गुणा बराबर लिखा हुआ है। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं 57 आ जाता है तो हमारा आंसर हो जाता है। तो 4 पंचे 20 और 20 13 57 नहीं होता, ये आंसर आपका गलत हो जाता है। अगला साथियों है
13, 4, 5। अब यहाँ पर भाग और माइनस है, यानी कि अगर भाग और माइनस की बात करें, ये आपका भाग करें और ये आपका यहाँ माइनस करें तो ये भी आपका गलत हो जाता है। अगर यहाँ पर बात करें 13 गुणा 4 प्लस 5, तो ये आपका जो है 13 चक्कू कितना होता है आपका, 13 चक्कू आपका होता है 13 पचे 65, 13 चौक कितना हो जाएगा साथियों 52 हो जाएगा, और 52 5 57, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल बराबर हो गया। मैं कहूँगा राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग देख लेना ये सोल्यूशन इधर दिया गया है। उसके बाद साथियों अगले नंबर का सवाल दिया गया है कि 72 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की, अगर लड़कों की संख्या की बात करें और लड़कियों की संख्या की बात करें तो ये 2 गुनी, बहुत ध्यान से समझिएगा, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, यानी कि लड़के अगर 2 हैं तो लड़कियां 1 हैं। अगर मान लेते साथियों ये आपके बॉयज़ हो गए, और अगर बात करें ये साथियों ये आपकी गर्ल्स हो गई। अगर गर्ल्स आपकी एक्स हैं तो बॉयज़ इनके डबल यानी कि 2x होगा। और कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या क्या है, यानी कि 2x का मान आपको बताना है। कुल मिला के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 72 है, और ये लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है, यानी कि 2x प्लस x को जोड़ते हैं तो आपका 72 आ जाता है। तो यहाँ पर 3x आपका 72 आ जाता है। x बराबर कितना हो जाता है 72/2, यानी कि 3 दूनी 6, 3 चौको 12, यानी कि ये आपका 24 आ जाता है। तो x बराबर 24, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, यानी कि 48, यानी कि लड़कों की संख्या पूछी जा रही, तो यहाँ पर 48 आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब आप लोग देखेंगे अगले नंबर का सवाल, नंबर सीरीज का सवाल है। कहा क्या जा रहा है साथियों की यहाँ पर 21 है, फिर उसके बाद 22 है, फिर 27 है, फिर 11 है, फिर 36 आ गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर यहाँ पर कौन सा होगा। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों 21 से जो 22 हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 1 बढ़ा हुआ। अब 22 से 18 हुआ है तो घटाया गया है, कितना घटाया गया है, 4 घटाया गया। और 18 से 27 हुआ है तो मैं कहूँगा 9 बढ़ाया गया है। और 27 से 11 हुआ है तो मैं कहूँगा कितना घटाया गया है। एक तरीके से बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुल मिला के ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो यहाँ पर साथियों 6 आ गया और 1, यानी कि 16 घटाया गया, ठीक है। ऐसे चल रहे हैं, देखिए 1 प्लस किया गया फिर घटाया गया, फिर प्लस किया गया फिर घटाया गया। अब क्या किया जाएगा, अब साथियों जोड़ा जाएगा। यहाँ पर कितना बढ़ाया जा रहा है, तो ये साथियों यहाँ पर 25 बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा तो या घटाया जाएगा, तो एक काम करिए, यहाँ पर ये है साथियों 1, ये 4, ये 9, ये 16, ये 25। तो आपको नहीं लग रहा है, ये साथियों 1 का स्क्वायर मान लीजिए, ये 2 का स्क्वायर मान लीजिए, ये 3 का स्क्वायर मान लीजिए, ये 4 का स्क्वायर मान लीजिए, ये 5 का स्क्वायर मान लीजिए, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36 आ जाएगा। 36 में से 36 घटाओगे तो 0 बचेगा, और 0 ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार आपका अगर ऑप्शन नंबर बी आया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर और बताइए कहा क्या जा रहा है। उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरी संख्या से इस प्रकार सम्मिलित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि जैसे यहाँ पर 234 से 171 बनाया गया है, वैसे आपको बताना है कि 2535 से क्या बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पर हम बात करें साथियों डिफरेंस वगैरह की, डिफरेंस की अगर नहीं बन पाएगा। अगर हम बात करते हैं साथियों इन सबको अगर हम टोटल करते हैं, यानी कि 2 + 3 + 4 कितना निकलता है, इनको जब प्लस करोगे तो ये आपका 9 निकल रहा है, और इसका जो प्लस करोगे तब भी 9 निकलेगा। और यहाँ पर 5 2 7 और 5 3 8, 5 3, इनको जब जोड़ोगे तो ये साथियों कितना हो जाएगा, ये आपका जब जोड़ोगे तो आपका 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा, यानी कि आपका 10 10 15, यानी कि आपका इस प्रकार का 4 और 4 आपका कितना 6 4 10 और 10 और 1 11 और 4 15, यानी कि ये 15 हो रहा है। और यहाँ पर जब इनको जोड़ोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये भी जोड़ोगे तब भी हमें लग रहा है ज़्यादा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला का 15 है, और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहाँ पर साथियों बात करें, यहाँ पर मैथ के 2 एक क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिए। इन सभी सवालों को बहुत अच्छी तरीके से देखिए और बताइए क्या बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 340 में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है,
15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसको कितने रुपए में बेचा जाता। तो यहाँ पर अगर बात करें एक व्यक्ति को एक वस्तु को अगर बेचता है वो, तो वहाँ पर उसको कितने प्रतिशत की हानि होती है, 80% की। अगर कोई हानि नहीं होगी तो वो 100% की बेचेगा, और अगर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो 110 का बेचेगा, और अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120 में बेचेगा, और अगर 10% का एक नुकसान होगा तो 90% में बेचेगा। और उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ 20% की हानि होता है तो वो 80% में बेचेगा। तो 80% में बेचता है तो वो 340 रुपये की बेचती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रय मूल्य बताइए, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि एक वस्तु को 340 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है तो इसका क्रय मूल्य क्या है, यानी कि एक ऐसा मूल्य जिसको पर बेचने पर न फायदा होगा न हानि होगी। तो यानी कि इसका अगर 100% आप कैसे निकालेंगे, 340 ये नीचे आ जाएगा, ये 1% की वैल्यू हो जाएगी। अब 100% की वैल्यू निकालना है तो इसकी गुणा 100 से कराइए। लेकिन सवाल में कहा गया कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। अब 15% का लाभ प्राप्त करना है तो इसको 115% में बेचना चाहिए। अब इसको 100 में थोड़ी ना निकालेंगे, अब इसको साथियों हम 115% की वैल्यू निकालेंगे। 115 से गुणा करिए, हो गया काम। अब इसको कैलकुलेट करिए, 0 से 0 गया, 8 से अगर इसको कट करें तो 8 चक्कू कितना होता है, 32 हो जाता है, और 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूना 16, और 115 की गुणा 4.2 से कराओ। 115 की गुणा 4.2 से ये जब कराओगे तो यानी 4 दूना 10 और 4 दूनी 8 और 2 10 और ये 4, यानी कि ये आपका आएगा साथियों पॉइंट यहाँ पर लगा के, यानी कि 483.0। अभी हमने यहाँ पर पूरा कट नहीं किया तभी मुझे आंसर नहीं मिला। अब इसको कट कर रहे तो यानी कि 8 दूना 16, अब यही कितना बचा है, 4 बचा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, यानी कि 25। अब 4.25 से जब इसको गुणा करवाओगे तब आपका आंसर निकल के आएगा। क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये भी हम करा लेते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर 115 की गुणा हम ऐसे कराते हैं। देखिए 115 की गुणा 425 किससे कराते हैं, 425 से। देखिए 115 की गुणा हम लोग जब 425 से कराओगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 25 और 5 एकम 5, 2 7, फिर 5 बटा का यहाँ पर गुणा लगाओ, फिर आपका 4 2 5 10, 0 2 3 6, 2 एकम 2, उसके अलावा 4 5 20, 4 6 24, 6 और यानी कि 4 एकम 4। अब यहाँ पर 5 जोड़ोगे और 7 जोड़ोगे, 5 7 8 8 और 4, 2 नंबर के 5 बाद पॉइंट था, यानी कि 488.75 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। समझ गए, सवाल में कुछ नहीं, यहाँ पर 80% की वैल्यू 340, तो आपको 115% की वैल्यू निकालना है, बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आप इस क्वेश्चन को बताइए राइट आंसर क्या होता है। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर ही एंड करते हैं, क्योंकि शेष क्वेश्चन जो है आपके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे मैथ सेशन में। तो आई होप आपको ये सेशन कैसा लगा, तो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी जो आपको शिकायत हो सेशन से रिलेटेड, या फिर कोई अगर बात समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।